नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है और उसमें बहुत सारे कंपनी निकल कर आते हैं। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, इंग्लैंड, फ्रांसीस, डेनिश, स्वीडिश आदि ये सभी व्यापार के उद्देश्य से आए थे और यहाँ पर धीरे धीरे अपना पाँव जमाना शुरू कर देते हैं। उसमें बहुत सारा संघर्ष भी होता है जो कि हमने दूसरे अध्याय में देखा था। और बहुत सारे युद्ध के बाद फाइनली जो बचता है, जैसे बहुत सारे युद्ध में कर्नाटक युद्ध होता है। प्रथम होता है 1746 से 48 में, जिसकी समाप्ति एक्स-ला-चैपेल की संधि के द्वारा होता है। द्वितीय होता है कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसकी समाप्ति पांडिचेरी की संधि के द्वारा होता है। और तृतीय होता है सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण, जिसकी समाप्ति पेरिस संधि के साथ समाप्त होता है। और भी जो 1759 में होता है वेदरा का युद्ध, 1760 में होता है वांडीवास का युद्ध। वेदरा का युद्ध में डच को मैदान से बाहर कर देते हैं इंग्लैंड वाले, और 1760 में फ्रांस को। अब ये अकेले थे और इसमें हम देखे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में क्या रिलेशन रहा। ये चाहते थे चूँकि हमारे अकॉर्डिंग राजा हो, कठपुतली नवाब हो, और वैसा सिराज था नहीं, तो इसीलिए प्लासी का युद्ध हो जाता है। 22 प्लासी का युद्ध हो जाता है 23 जून 1757 को, और जिसमें सिराजुद्दौला के मुख्य जो सेनापति थे मीर जाफ़र जो धोखा दे देते हैं और जिसके कारण ये हार जाता है। और बाद में मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया जाता है और उसके बाद फिर मीर कासिम को बनाया जाता है। मीर कासिम भी उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो फिर से मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। इसी बीच में हमने देखा था कि हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में जो त्रिगुट सेना बना था, एक तो ये था मीर कासिम था, शुजा-उद-दौला था और शाह आलम द्वितीय थे। वे बक्सर के युद्ध में, और बक्सर के युद्ध में सेनाओं का नेतृत्व जो अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और उस युद्ध में हमने देखा था कि ये दुर्भाग्यवश ये लोग हार जाते हैं और जीत जाता है इंग्लैंड। तो इसी के बाद होता है इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की प्रथम संधि में देखे थे कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार है वे इंग्लैंड वाले को मिल जाता है। उसके बाद हमने देखे थे कि इसमें उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक में भी देखे थे कि अलग अलग जो राज्यों के अलग अलग संस्थापक निकल के आए हुए थे। जैसे बंगाल का मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद का निजाम उल मुल्क खां, भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह। ठीक उसी प्रकार देखे थे अवध का सआदत खां, जयपुर का सवाई राजा जय सिंह, रुहेल का मोहम्मद खां बंगस, मैसूर का हैदर अली खां। और इसी बीच में हम लोग कल छोड़ के गए थे क्षेत्रीय राज्य और पंजाब एवं मैसूर। उसको ये हमारा आज मुख्य टॉपिक यही रहेगा, इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें पंजाब एवं मैसूर के रिलेशन के बारे में पढ़ना है तो ज़्यादा फोकस किया गया है। भारत में भी पंजाब और मैसूर पर क्या प्रभाव रहा इंग्लैंड वालों का, ये देखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है। सिख साम्राज्य का जो संस्थापक जिसे माना जाता है वो महाराजा रंजीत सिंह है। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो वे सुकरचकिया मिसल के थे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित था? महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित था? तो लाहौर। और महाराजा रंजीत सिंह ये जो चल रहे हैं पंजाब में अभी हम लोग हैं। ठीक है, वहाँ के राजा हैं। सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह, और 21 मिसल के थे, सुकरचकिया मिसल के थे। एक्चुअली टोटल मिसलों की संख्या 12 था, जिसमें ये सुकरचकिया मिसल के थे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो लाहौर में। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था महाराजा रंजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? इम्पोर्टेंट है। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की जो संधि है किनके मध्य संपन्न होती है? तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य होता है। इसमें सतलज नदी को अंग्रेज और सिख के बीच का वो बॉर्डर बना दिया जाता है, बॉर्डर मान लिया जाता है उसको। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ठीक है, एक आँख से अंधे हो जाते हैं बाद में, जिसके
स्वरूप इन्होंने कहा था कि महाराजा रंजीत सिंह अपने ही बारे में कहे थे कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्म को एक निगाह से देखूं, ठीक है, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। 1800 अब हो जाता है, युद्ध हो जाता है, सिख से भी युद्ध हो जाता है। जब तक रंजीत सिंह थे तब तक सब सही चल रहा था क्योंकि वे बहुत ही मजबूत शासक थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी अयोग्य होता है, उतना अच्छे होते नहीं हैं, जिसके फलस्वरूप इस कमजोरी का वे लोग लाभ उठाते हैं और वर्ष 1845 में हो जाता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो जाता है। तो आपसे ये प्रश्न है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हार्डिंग थे, ठीक है। उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वे लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो वो हुआ लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? महाराजा रंजीत सिंह के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा, उत्तराधिकारी कौन था? तो ये खरक सिंह थे, ठीक है। इन्हीं का महामंत्री उसको मार देता है एक्चुअली। यहाँ पर क्रम दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच में, 1767 के 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये मैसूर युद्ध है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा युद्ध है? मैसूर युद्ध हो रहा है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 में हुआ था। उस समय के शासक हैदर अली थे। अच्छा, प्रथम और द्वितीय जो युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, दोनों में ये कौन है? ये हैदर अली ही है, ठीक है। बंगाल के गवर्नर उस टाइम में लॉर्ड वेरेलस्ट थे। संधि होता है, प्रथम में मद्रास की संधि होता है, दूसरा में जो होता है मंगलोर की संधि होता है, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है, और चौथा में होता है मैसूर की संधि, ठीक है, जिसमें टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इसका क्रम देखते हैं तो अगर एक प्रथम हुआ था 1767 से 69 में, दूसरा हुआ था 80 से 84 में, तीसरा हुआ था 90 से 92 में, और चौथा हुआ था 99 में, ठीक है। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक थे जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों पर विजय हासिल की थी हैदर अली ने, बहुत ही मजबूत शासक थे जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। दक्षिण भारत का ऐसा प्रथम शासक थे, ठीक है। हैदर अली की मृत्यु के बाद टिप्पू सुल्तान का नेतृत्व में युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान के पिताजी जो थे हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद युद्ध का जो नेतृत्व है वे टिप्पू सुल्तान करते हैं। तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, टिप्पू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गए थे उसमें उस समय, क्योंकि ये हैदराबाद के निज़ाम और मराठा और इंग्लैंड तीनों एक साथ मिल गए थे। उसके बाद इनको हराने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके कारण टिप्पू सुल्तान कमज़ोर स्थिति में चले गए थे। अब चौथा युद्ध हो जाता है 1799 में, टिप्पू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और टिप्पू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में पुनः वाडियार वंश का स्थापना होता है। अंग्रेज़ों ने वाडियार वंश के शासक से सहायता कर ली। कृष्णा को वहाँ पे क्या बना दिया जाता है? शासक बना दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। ये था आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके जो युद्ध का क्रम है, कब कौन सा युद्ध हुआ, संधि कौन सा हुआ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। युद्ध कब हुआ और संधि कब हुआ, ठीक है। और उस समय का शासक कौन था, किसके नेतृत्व में लड़ा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये भी बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ संधियाँ हुई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि है कुछ। जैसे प्रथम जो संधि है पुरंदर की संधि है, प्रथम संधि पुरंदर की संधि है। कब होता है? तो 1665 में होता है। दूसरा जो है बरगांव की संधि, दूसरा जो है बरगांव की संधि है, ये 1779 ईस्वी में होता है। जो तीसरा है सालाबाई की संधि है, कब होता है? तो 1782 ईस्वी में होता है। सालाबाई की संधि कब होता है? 1782 ईस्वी में होता है। देवगांव की संधि, देवगांव की संधि कब होता है? तो देवगांव की संधि 1803 में होता है। जो सुरजी अर्जुन गांव की संधि है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1803 में होता है।
पूना की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना की जो संधि है 1817 में होता है। पूना की संधि 1817 में होता है। चूँकि ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो जाता है जिसमें मराठा पूरी तरह से हार जाते हैं, उसके बाद होता है पूना की संधि 1817 ईस्वी में। लाहौर की संधि कब होता है? तो लाहौर की संधि जो होता है वो होता है 1806 में। ठीक है, लाहौर की जो संधि होता है 1806 में, और अमृतसर की जो संधि होता है वो होता है 1809 में। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो लाहौर की संधि होता है वो 1806 में, जबकि अमृतसर की जो संधि होता है वो 1809 में। पहले लाहौर की संधि होता है 1806 में और उसके बाद होता है अमृतसर की संधि 1809 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध था किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी को भारत में भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। ठीक है, हड़प नीति इसी का था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो वो था लॉर्ड गफ। उसके बाद है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे दिलीप सिंह, और इन्हीं के याद में चलाया जाता है दिलीप ट्रॉफी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक थे दिलीप सिंह, ध्यान रखिएगा। प्रथम कौन थे? तो राजा रंजीत सिंह थे। ठीक है, और अलीनगर की संधि, अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? अब 1849 में युद्ध के बाद क्या किया जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने सिख साम्राज्य को अपने में मिला लिया। ठीक है, प्रश्न यह है कि उस समय में बताइए भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय में जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? स्वतंत्र राज्य के रूप में किसके द्वारा? स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हैदर अली। हमने देखा था कि मैसूर के संस्थापक कौन थे पिछले वीडियो में, सादतुल्लाह खान थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। इस वीडियो में इतना ही, इसको रिवीजन कीजिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।